सबसे बड़ा एशिया और विश्व का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। और वो जो बंधने लगता है समा, तो वो बहुत खूबसूरत होता है। भोपाल पे जितना बंगाली पीपल को पहुंचा गया, एक ट्रेडिशनल जो एक्टिंग करने का तरीका है उससे ये बिल्कुल अलग है। और दर्शक इतने ज़्यादा अच्छे हैं भोपाल के, हर बार जितनी बार परफॉर्म करती हूँ यहाँ पे लगता है कि फिर एक बार आना हो। नाट्यम भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधाप्यकम समराधनम। नाटक कई रंगों से रंगा जाता है, सबको मोहता है, और जब यही रंग मंच पर जीवंत होते हैं, नई कहानियाँ बुनते हैं, आत्मा को छूते हैं, तो एक नए संसार का सृजन होता है। एक रंग श्रेष्ठ रंग। भोपाल 5 दिनों तक इस रंग का गवाह रहा। शुरुआत उस पांचाली की कहानी से जिसके 5 पति थे, लेकिन संभवतः सुनने वाला कोई नहीं। अग्निसुता द्रौपदी इसी नायिका के उन अनछुए पहलुओं को सुनती है और एक नई कहानी बुनती है। भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण के अंतर्गत भोपाल के भारत भवन में रंगमंच की भव्यता एक बार फिर जीवंत हो उठी। 5 दिनों के समारोह की पहली शाम जब मंच पर अग्निसुता द्रौपदी अवतरित हुई, दर्शकों की सांसें थम गईं। द्रौपदी, मेरे नामकरण समारोह में उपयाज ऋषि ने मेरा एक नाम कृष्णा भी रखा था। मोहन जोशी की लेखनी और जॉय के निर्देशन में सजी इस अद्वितीय प्रस्तुति ने महाभारत की गाथा को द्रौपदी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। सुनने में एक जैसे लगते हैं, या हो सकता है कि हम दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हो। जब अंधकार मंच पर पसरा और कई दीप जले, तभी आवाज गूंजी, मैं अग्निसुता, मैं द्रौपदी। तुम कौन? मैं तुम। मैं? तो मैं कौन? द्रौपदी। तो फिर तुम कौन? मैं भी द्रौपदी। ये बात मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहनी थी, जो मैंने कही इस किरदार के थ्रू, द्रौपदी के थ्रू। और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाओं की, ऐसी बहुत सारी द्रौपदी आज भी हैं जिनकी भी ये बात है और पहुंचनी चाहिए लोगों तक। इस नाटक के थ्रू हम लाए यहाँ, और भी जगह करेंगे, पहुंचाएंगे जितना हम पहुंचा सकते हैं, हमारे हिस्से का हम जितना काम कर सकते हैं। अगर वो एक्सटर्नल द्रौपदी है और मैं इंटरनल उसका मन जो सोच रहा है वो हूँ, तो मैं उन्हें एक थॉट दे रही हूँ और वो वहाँ से टेक्स्ट उठा रहे हैं, और कभी वो इंटरनल हो जा रहे हैं और वो मुझे एक थॉट दे रहे हैं और मैं एक्सटर्नल होके उस थॉट को डिलीवर कर रही हूँ। सो आई थिंक वो जो एक थिएटर का मैजिक है ना, कि वो एक के साथ एक ट्यूनिंग में चलेगा, सो दैट रियली हेल्प्स। एंड मतलब इट्स डिफिकल्ट बिकॉज वो ट्यूनिंग बिठानी पड़ती है, बट एक बार बैठ जाए, सो वो जो फ्लो में एक बार आप स्टेज पे उतर चुके हो और वो जो बंधने लगता है समा, तो वो बहुत खूबसूरत होता है। हमने तुम्हें जीता है। ये सत्य है। हाँ, देखो इनके झुके मस्तक को देखो। द्रौपदी के संघर्ष, उनकी पीड़ा और समाज के कठोर निर्णयों को संवादों के माध्यम से पिरोया गया। मंच पर जब द्रौपदी ये कहती हैं, मेरी हंसी मात्र एक ठिठोली थी, लेकिन इस ठिठोली ने मुझे चीरहरण के अंधकार में ढकेल दिया, तो सन्नाटा गूंज उठता है। हर शब्द मानो एक चिंगारी बनकर दर्शकों के मन में धधक उठता है। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप मुझे दांव पर लगा सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, संपत्ति नहीं। आपका साथ दूंगी और अपने अस्तित्व का अधिकार नहीं। द्रौपदी की दृष्टि से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात डायरेक्टर और मेरे तौर पर ये कहना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए ये मूल कथ्य जो है इस तरह से निकल कर आया। इस तरह की कृति को जब आप दोबारा से या मंचित करते हो तो नए संदर्भों में जोड़ा जाता है, लेकिन रचनात्मकता में एक बात ये भी होती है कि हर आदमी अपने संदर्भ लेता है, क्योंकि हर आदमी अपने एक अनुभव से आ रहा होता है, तो वो नए संदर्भों में इस विचार को कैसे लेता है वो देता है। आप सीधे सीधे तौर पर कहेंगे तो विचार एक तरीके से ना
फिक्स हो जाता है कि नहीं बस अब ये हमने डायरेक्ट ये बात कह दी, ये इस संदर्भ में है। जब आप इसको संदर्भ में रखते हो तो हर दर्शक अपने एक संदर्भ जोड़कर रखता है, तो उससे एक रचनात्मक एक बृहद रूप ले लेती है। मार्शल आर्ट की भावभंगिमाएं, शारीरिक अभिनय का विलक्षण प्रयोग और माया महल का बांस और रस्सी से अद्भुत निर्माण, ये सब नाटक को एक नई ऊंचाई देता है। प्रकाश और संगीत का संयोजन भी प्रभावी रहा, हालांकि इसमें सुधार की संभावनाएं थीं। इट्स वेरी चैलेंजिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक महाकाव्य है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थिएटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। कि ये क्या है कि माया महल को हम किस तरह से दिखाएं, चौक्षर वाला सीन, और हम चिरहरण और चक्रव्यूह बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक जो द्रौपदी का जो जर्नी है उसको मैं 1.5 घंटे के अंदर सिमटना बहुत डिफिकल्ट था। नाटक के समापन पर तालियों की गड़गड़ाहट ने गूंजते हुए ये बता दिया कि अग्निसुता द्रौपदी ने हर मन को झकझोर दिया है। मन कहीं अटका रह गया और वो जिस खूंटे से अटका था वो भी आज टूट गया। ये थी आज की प्रस्तुति अग्निसुता द्रौपदी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सदियों से ये श्लोक हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं, लेकिन क्या हम इसे समझ पाए हैं? पुनश्च कृष्ण इसी को समझने की कोशिश है। हालांकि ये नाटक एक फिलर के तौर पर आया क्योंकि श्रीलंकाई नाटक भोपाल पहुंच नहीं पाया। मैं कुछ नहीं करता, विद्वान ऐसा माने की तर्ज पर कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाने की, चलते चले जाने की, चलते जाने की। कृष्ण के दर्शन, महाभारत के युद्ध का अनिवार्य होना, कर्ण की व्यथा, मीरा की भक्ति, गांधारी का आक्रोश, अंबा का संघर्ष और राधा का प्रेम, हर पात्र ने कृष्ण के अलग अलग रूपों को प्रस्तुत किया। उस दिन भी तो माथा नीचा कर, इस अलौकिक सुहाग से प्रदीप्त होकर, माथे पर पन्ना डालकर, झुककर, तुम्हारी चरण धूलि लेकर तुम्हें प्रणाम करने नहीं आई। वो वैसे भी मेरा लघु भ्राता है। युधिष्ठिर के लिए उसकी दृष्टि में इतना सम्मान और मैं इतना पतित केशव। मैं कौनते था, यदि मेरी सेवा में बल है, सच्चित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके किसी गरीबन में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। जब मुझे पता चला कि राधा मुझे दिया जा रहा है, उसमें भी खास करके जो कनुप्रिया का पार्ट है, तो मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि थोड़ा टफ पार्ट है, क्योंकि मुझे पूरा अकेले बोलना होता है और मेरे साथ कोई संवाद करने वाला नहीं है। पर धीरे धीरे लेकिन जब मैंने इसमें ग्रो किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मतलब मुझे लगा कि ये शायद बेस्ट पार्ट है जो मुझे मिला है। और राधा बनना मतलब शायद हर लड़की का सपना है कि वो राधा का किरदार करे, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि टीकम सर ने मुझे ये मौका दिया, मतलब उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। इस राधा को निभाने के लिए हमारा पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले ये कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं कृष्ण से, मतलब कृष्ण हमारे लिए क्या है, भाई हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, पिता के रूप में हैं, तो उसको हम लोगों को ढूंढना था कि हमारे लिए क्या है। मुझे एज अ सखा के रूप में मिले और मैं इसी के साथ आगे बढ़ी। वैसे तो मेरा लॉकडाउन से ही मतलब मैं कृष्ण मेरा फेवरेट है, तो मैं कृष्ण के बारे में बहुत पढ़ती रही हूँ। लेकिन जब सर ने हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट की तो सर ने पहले हमसे जाना कि तुम्हारे लिए कृष्ण क्या है।
तो कृष्ण को निभाना इट्स नॉट ईजी। तो अगर मेरी एक एंट्री भी है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कृष्ण को पोर्ट्रे करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है और मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाई, लेकिन शायद कृष्ण भगवान मेरे साथ थे तो मैं आज ये कर पाई और सर ने मेरा साथ दिया। प्रकाश और संगीत ने नाटक की आत्मा को जीवंत किया। हालांकि संगीत के प्रवाह में थोड़े संतुलन की गुंजाइश थी। पूरी गीता दोबारा पढ़ी, अपने एक्टर्स के साथ कृष्ण के संदर्भ खोजने की कोशिश की। वो संदर्भ जो उनके जीवन में है, उनके घरों में है, या वो अपने परिवार से लेकर आए हैं, अपने समाज से लेकर आए, उन संदर्भों को आधार बनाकर, उन सारी क्वारीज को आधार बनाकर मैंने डॉक्टर रमा यादव हैं मिरांडा हाउस में, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं इस तरह का एक प्ले सोच रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट था कि हम क्यों ना गीता को रीलोकेट करें, इसीलिए इसका नाम पुनश्च कृष्ण हमने रखा हुआ है। तो हमने सोचा कि रीलोकेट करें, स्टूडेंट्स को भी रीलोकेट कराएं और आधुनिक युवा गीता को किस ढंग से देख सकता है उसका एक तरीका खोजने की कोशिश की है थ्रू थिएटर, थ्रू एक्टिंग। ये इसके मूल बीज में था काम करने की प्रक्रिया में। लल्ला, मेरे पुत्र, तू आ गया। एक आकस्मिक निर्णय से मंचित पुनश्च कृष्ण दर्शकों के लिए आध्यात्मिक यात्रा बन गया। ये नाटक दिव्यता और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय था। हमारे मन, आत्मा और शरीर का। बोल कन्हैया बोल। अम्बा, तुम्हारे सत तप और तुम्हारी ज्वाला को करता हूं मैं नमन। मैं नतमस्तक हूं कि तुम हो वो शक्ति जिसने सोचने पर विवश कर दिया दुर्जय भीष्म को। हबीब साहब और नया थिएटर के बगैर चरण दास चोर की कल्पना थोड़ी मुश्किल है, खास करके उन लोगों के लिए जो नाट्य प्रेमी हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमूमन इसे हमने हिंदी या छत्तीसगढ़ी में ही देखा है। ऐसे में बांग्ला भाषा में इसे करना उसके निर्देशक के लिए, उसके कलाकारों के लिए जितना चुनौतीपूर्ण था, उतना बतौर दर्शक भी हमें उस नाटक को आत्मसात करना। हबीब तनवीर के रंग से रंगे इस नाटक को एक नई चुनौती के रूप में दमदम विश्वरूपम कोलकाता के समूह ने प्रस्तुत किया। ये नाटक छत्तीसगढ़ी और हिंदी में तो दर्शकों ने कई बार देखा था, लेकिन बांग्ला भाषा में चरणदास का अनोखा अंदाज एक अलग अनुभव लेकर आया। उसमें मॉडर्निटी जैसी चीज़ नहीं थी। जैसे आमतौर पर जो एक्टिंग होती है, जो परिस्थिति पैदा करते हैं, जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुसार ही देखा। मुझे लग रहा था कि हम जस्ट एक नेचुरल चीज़ देख रहे हैं जो जैसी घटना घटती है। यहाँ पर इसके साथ जो मैं खुद बंगाली हूँ और जानता हूँ बंगाल के जो एक प्रयोग है वो सारे प्रयोग इसके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी में कोई अंतर नहीं आया। जो उन्होंने प्रेजेंट किया उसमें जो था एक बिल्कुल जैसा अपना गांव का घर होता है वो चीज़ देख रहे हैं। यहाँ हम शहर से गांव को देख रहे हैं, जिसमें हम शहर से डिफरेंस भी महसूस कर रहे हैं, और चूँकि हम गांव से हैं इसलिए वो भी प्यारा लग रहा है। अब इस तरह से मैं व्यक्त कर सकता हूँ अपनी बात। विदिशा चैटर्जी के निर्देशन में चरणदास का हास्य, व्यंग और सामाजिक कटाक्ष बरकरार रहा, लेकिन उसमें एक नई रंगत भी जुड़ गई। আমি যে রাজ্যের দেওয়ান সেখানে দিনে দুপুরে এমন কাণ্ড
এখন আমি সাহেবাকে কি জবাবদিহি করব? এই সব তোর জন্য হয়েছে, তোর দোষ। सर ने जो किया था वो फोक फॉर्मेशन में किया था और उसी का फोक फॉर्मेशन को हम प्रोसेनियम फॉर्मेट में ले आए। उधर पे अगर आप देखेंगे तो सेट वगैरह ये जैसा इतना जो चौड़ा वाला प्रोसेनियम वाला आधुनिक वाला जो सेट वो उस पर नहीं था, लेकिन इसमें है क्योंकि युग के साथ साथ सब कुछ बदल रहे हैं। तो प्रोसेनियम फॉर्मेट में बदलने के लिए ये ड्रामा भी हमने प्रोसेनियम फॉर्मेट में ले आया, लेकिन उसका जो फ्लेवर था, उसका जो एसेंस था, उसका जो मधुरता था, तो वो हम इस प्रोडक्शन पे रखना चाहें। हबीब साहब थोड़े से ज़्यादातर उस समय के एक्टर नाचा के थे, तो नाचा में होता है कि यह करते हैं काम तीन तरफ से ऑडियंस होती है, तो फोक स्टाइल पे किया कि कहीं भी कर सकते हैं, फोक में भी कर सकते हैं, प्रोसेनियम में भी कर सकते हैं। और आज का मतलब दाद देनी पड़ेगी, हम तो देख रहे थे यहीं पे, इस पे देख रहे थे स्क्रीन पे, क्या बेहतरीन सेट और क्या लाइट और क्या म्यूज़िक मतलब इफेक्ट था, बहुत बढ़िया प्रोसेनियम में करना। ये महान नाटक हबीब तनवीर की कालजयी रचना केवल एक मंचन नहीं बल्कि एक तीखा व्यंग है समाज पर, सत्ता पर, उन मूल्यों पर जिन्हें राजा स्वयं निभाने में असमर्थ होता है। सत्य को स्वीकारना आसान नहीं, और जब सत्य एक चोर के मुंह से निकले तो समाज उसे मानने से इनकार कर देता है। लेकिन क्या सत्य कभी दब सकता है? क्या नैतिकता और बेईमानी साथ चल सकते हैं? हर संवाद के साथ हॉल में ठहाके गूंजते रहे और हर दृश्य के अंत में तालियों की गड़गड़ाहट ने इस नाटक की सफलता पर मुहर लगा दी। भारत रंग महोत्सव की हर संध्या एक नई अनुभूति, एक नया रंग और एक नई चेतना लेकर आई। ये मंच सिर्फ अभिनय का नहीं, विचारों की क्रांति का भी प्रतीक बन गया। ब्रेख्त कहते थे, कला वास्तविकता का दर्पण नहीं बल्कि उसे आकार देने वाला हथौड़ा है। तो इस जर्मन नाटक को लेकर भोपाल के नाट्य प्रेमियों में खासा उत्साह था, लेकिन क्या ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाया? क्या ये वो हथौड़ा बन पाया? ब्रॉकलैंड फेलोलैंड एक समय था जब जर्मनी के गांव में 700 गायों का तबेला हुआ करता था, एक समृद्ध किसान का घर। लेकिन फिर आया बाजारवाद का तूफान, सब कुछ बिक गया, बस यादें रह गईं और एक बेटी जिसने इस दर्द को अपने रंगमंच में जीवंत किया। जूलिया स्ट्रेलर के निर्देशन में जब मेरी गोडविक ने अपनी ही कहानी को मंच पर रखा तो हर संवाद खेतों की मिट्टी से उठती हुई आवाज सा लगा। लेकिन भावनाओं को समझने के लिए दर्शकों को स्क्रीन पर अनुवाद का सहारा लेना था, और जब अनुवाद तय वक्त पर नहीं आया तो संवाद कहीं खो गए। पर भावनाएं वो तो हमेशा भाषा से परी होती हैं, वो दिलों में महसूस की जाती हैं। बेटियां मन्नू की, जहां किरदार सवाल करते हैं और लेखक को जवाब देना है। बेटियां मन्नू की एक मंच, कई कहानियां पर एक पुरुष जो हर कहानी में किसी न किसी रूप में शामिल है। मंच पर एक एक कर जलती हैं रोशनी और उजाले में दिखती हैं अनेक स्त्रियां, एक पुरुष अकेला खड़ा, विस्मित, हतप्रभ। हर कहानी में एक ही पात्र मगर स्त्रियां बदलती रहीं। तुम उस दिन अद्भुत लग रही थी। मैं गीत में डूबी हुई थी। मैं तुम में डूब गया था। मैं बेखबर थी बिल्कुल। और मैंने आगे बढ़कर तुम्हें
हर पात्र, हर किरदार एक दूसरे में घुलते मिलते, कभी सवाल करते, कभी जवाब मांगते, सिर्फ दर्शकों से नहीं बल्कि अपनी ही रचनाकार से। तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं भागना चाहती थी, तुमने रोका क्यों? क्या मेरा जीवन तुम्हारी कलम की कैद में ही रहेगा? और एक अनजान जगह बांध दिया जाना मुझे स्वीकार नहीं था। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? उनसे मेरी शिकायत जीवन भर रहेगी, जीवन भर। उन्होंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद किया। लेखक नहीं, किरदार ही बढ़ाते हैं कहानियां। तुमने साहस नहीं किया। आजादी में एक मोल साहस का भी होता है। अगर साहस ना करो तो आजादी नहीं मिलती। हॉल में गूंज उठता है ठहाका। क्षण भर को हल्का होता तनाव, मगर फिर वही सवाल, फिर जद्दोजहद। घर से भागने वाली लड़कियां उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम भागी चली जाती हो। वो कहानी याद करो। ये नाटक नहीं, ये तो वो संघर्ष था जो हर स्त्री जी रही थी। जैसे मनु जी खुद यहाँ बैठी हों, अपने किरदारों को मंच पर जीवंत होते देख रही हों। जो प्रेम कर रही और प्रेम के बीच चुनाव कर रही। लड़कियों को उन्होंने पूरा स्पेस दिया और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे भीतर भी भावनाएं हैं, कामनाएं हैं। उन्होंने मुझे अपना प्रेमी चुनने का भी मौका दिया। अरे क्या मुश्किल कहानी लिखी। एक स्त्री सवाल उठाती है, क्या हम बस कच्ची मिट्टी के हैं जिसे किसी और ने गढ़ा है? और जवाब आता है, शायद हम सब एक दूसरे में जीते हैं। और फिर आपकी बंटी की शकुन कहती है, अब तो ये कहावत बन चुकी है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आप सबके भीतर, तमाम लोगों के भीतर, और वो सोचते रहते हैं काश ऐसा हुआ होता, काश ऐसा ना हुआ होता। ये जमाना जो है ना, वो नया रंग देता रहता है। दरअसल में एक जीवन लिख रही। पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठता है, लेकिन उन ठहाकों के पीछे कहीं न कहीं एक गहरी सोच भी जन्म लेती है। चाहती थी कि वो चुंबन दोबारा हो, पर अब उसकी राह बेहद बेहद दूर। तुमने हमें ऐसा क्यों बनाया? मैं ये नहीं बनना चाहती थी। ये कोई आम नाटक नहीं था, ये क्रांति थी जिसमें किरदार अपने ही सर्जक से जवाब मांग रहे थे। मनु भंडारी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां जिंदा हैं और इस नाटक ने उन कहानियों को और भी गहराई से जीने का मौका दिया। मैंने कई लेखकों पर केंद्रित प्रस्तुतियां देखी थी, जैसे मंटो की कहानियों का मंचन, इसमें चुगताई की कहानियों का मंचन। मैं पाता था कि लोग आधी अधूरी कहानी समझ पाते थे, आधी नहीं समझ पाते थे, उनका प्रभाव बिखर जाता था। तो मेरे दिमाग में बात साफ थी कि मैं मन्नू भंडारी की अलग अलग कहानियों का सार संक्षेप पेश नहीं करूंगा। मैं एक नई कहानी लिखूंगा जिसमें वो किरदार होंगे और उन कहानियों के बारे में थोड़ा उन्हीं के जरिए पता चलेगा। तो बंटी उसमें केंद्रीय इसलिए हो गया कि मुझे एक सूत्रधार जैसा चाहिए था और एक ऐसा आदमी जो अलग अलग किरदारों में ढल सके। तो इसीलिए बंटी को मैंने चुना और उसके बाद वो बाकी चरित्रों में ढलता चला गया आसानी से। और कोशिश मैंने यही की कि कहानी जो है वो उनको भी समझ में आ सके जिन्होंने मन्नू भंडारी को नहीं पढ़ा है, वो भी कम से कम जान जाएं कि मूल कथा क्या है। ये सिर्फ नाटक नहीं थे, ये आईना थे जिसमें हम सब ने खुद को देखा और शायद थोड़ा और समझा। ये नाटक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मनु भंडारी की 8 कहानियों और उपन्यास आपका बंटी पर आधारित एक अनूठी प्रस्तुति थी। कहानी जिस तरह से लिखी गई है उसको उसी तरह से मंचित करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार उनकी बेटी रचना यादव पहले से तय कर रखी थी कि कहानियों को कहानियों की तरह से ना करके उनको एक तरह से उनके लिए एक नया आलेख तैयार करवाया जाए। तो उन्होंने प्रियदर्शन को ये काम सौंपा और प्रियदर्शन ने भी कहा हाँ, मेरे मन में भी सवाल है कि क्यों नहीं उनके वो पात्र उनके डिसीजंस पर सवाल उठाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग डिवाइस भी बन गई और एक रास्ता भी निकल आया कि कहानी तो है ही, लेकिन कहानी को लेकर खुद जो उसके पात्र हैं वो सवाल करने लगते हैं। ये बहुत एक नया एक रास्ता हम लोगों ने मतलब फेस किया। अपने सारे कार्य को ये नाट्य महोत्सव नहीं, एक ऐतिहासिक क्षण था, एक नई परंपरा का सूत्रपात, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं गई बल्कि वो जी गई, महसूस की गई। अरे देखो तो कौन आया है। अरे मेरा कान्हा आया है, मेरा कान्हा।
भीड़ उमड़ी, हॉल छोटा पड़ गया, लोग दरवाजों पर खड़े रहे क्योंकि ये सिर्फ एक मंचन नहीं था, ये स्त्री संघर्ष की जीवंत कविता थी। क्योंकि जब किरदार बोलते हैं तो सिर्फ नाटक नहीं रचा जाता, समाज की एक नई इबारत भी लिखी जाती है। बहुत ही सुंदर इस स्पेस की अपनी एक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े कहना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उम्र से अनुभव आता है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पर और दर्शक इतने ज़्यादा अच्छे हैं भोपाल के। हर बार जितनी बार परफॉर्म करती हूँ यहाँ पे लगता है कि फिर एक बार आना हो। वो एनर्जी देता है ये स्पेस, ये दर्शक, सब लोग, और इंटीमेट स्पेस है, ये इसकी बहुत खूबसूरती है। तो अभिनय करने के लिए लगता है कि करना होगा, थोड़ा ज़्यादा करना होगा। देख रहे हैं लोग आपको चारों तरफ से। शेक्सपियर कहते थे ये सारी दुनिया एक रंगमंच है, सारे पुरुष और महिलाएं इसके कलाकार, सबके अपने अपने निकास और प्रवेश द्वार हैं। हर शख्स कई कई भूमिकाएं एक साथ निभाता है। तो इसी बात के साथ एक रंग श्रेष्ठ रंग की यात्रा समाप्त हुई, इसी वादे के साथ कि इन्हीं रंगों के साथ फिर मिलेंगे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, राजू बाथम और सुमित के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।